स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम, शेष बचे हुए 3। ठीक है, कौन सा याद है? गुणित अनुपात, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात, और तीसरा था गैलोसाग का आयतन संबंधी नियम। ओके, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या परमाणु सिद्धांत दिया था? वही सिद्धांत है जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, 10th में भी आया था परमाणु सिद्धांत के अंदर। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मुख्य बिंदु आपको पता है परमाणु की परिभाषा थी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है, इनके द्वारा क्या कहा गया था कि पदार्थ जो है ना वह सूक्ष्म कणों से सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? याद है? परमाणु बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अब ये पॉइंट था सबसे पहला, क्योंकि आपको भी पता है परमाणु की परिभाषा यही है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यहां डाल्टन के द्वारा यही चीज कही गई थी कि वह सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। कौन? पदार्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद है? दूसरा ये कहा गया था कि एक ही तत्व के परमाणु समान होने से इनके गुणों में भी क्या होती है? समानता होती है। गुणों में भी समानता पाई जाती है। अब क्या कह रहा है ये पॉइंट? आप देखो, अब एक ही तत्व लो आप, जैसे अपन ने आवर्त सारणी पढ़ रखी है 10th के अंदर, तो आवर्त सारणी में हम कोई भी तत्व लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सोडियम ले लिया, कुछ भी लेते हैं, तो उस तत्व के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो उस तत्व के अंदर परमाणु उसी के ही होंगे ना, अलग तो होंगे नहीं। अब एक ही तत्व है तो उसके परमाणु समान होंगे, तो जब परमाणु समान होंगे तो उनके गुणों में क्या होगी? समानता होगी। तो देखो क्या कह रहा है, परमाणु समान होने पर इनके गुणों में भी क्या होती है? समानता पाई जाती है। ये तो होना ही है ना। अब आपको मैंने कहा कि एक आपके पास में हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, अब तत्व दो अलग है ना, तो उनके गुणों में समानता होगी या नहीं? तो आप क्या बताओगे? आप अपने आप ही उस लाइन को चेंज कर दोगे। किसको? इसको, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होने के कारण उनके गुण भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो डाल्टन ने तीसरा पॉइंट यही कहा। देखो तीसरा पॉइंट क्या कहा कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होने से उनके गुणों में समानता नहीं होती है। सीधी सी बात है, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, सोडियम और जैसे कैल्शियम की बात करें, अब अलग अलग हम लेंगे तब तो परमाणु भी उनमें क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे, है ना। तो जब परमाणु भी अलग अलग होते हैं तो गुणों में समानता नहीं होगी इसके अंदर। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ठीक है, अब पहले देखो हमने परमाणु लिया, परमाणु से एक तत्व लिया, फिर एक से अधिक तत्व लिए, अब हम लेते हैं यौगिक। तो आपने यौगिक की परिभाषा पढ़ रखी है। तो यौगिक क्या कहता है कि जब
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो इसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ये एक यौगिक की परिभाषा है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो क्या कहता है कि जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर एक निश्चित अनुपात में, परस्पर परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? जुड़ते हैं या संयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक के नाम से जानते हैं। और इनका एक और लास्ट पॉइंट यही था, इन्होंने कहा कि हम परमाणु को ना तो रासायनिक और ना ही भौतिक, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा परमाणु को न तो नष्ट और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो ये सबसे अलग पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्कर से लिख दिया। ये कहते हैं, कौन? डाल्टन कहते हैं कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन या भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस पॉइंट को पहले पॉइंट से ले लो आप। पहला पॉइंट भी यही कहा ना कि अविभाज्य कण है। तो ये 5 पॉइंट मुख्य रूप से थे जो डाल्टन के द्वारा दिए गए, ठीक है। लेकिन आज के समय में, आज हम जब इतना विज्ञान में इतनी तरक्की की है और आधुनिक युग की बात जब करते हैं, तो आधुनिक युग में इनके जो ये पॉइंट थे इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, संशोधन हुआ है। कैसे हुआ है? तो देखो, आपको तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब संशोधन की बात आती है तो आप देखिएगा, मैं अब यहीं से इसको संशोधन बता रहा हूं। अब संशोधन कैसे हुआ, ये क्या कह रहा है? देखो पहला पॉइंट, पदार्थ सूक्ष्म मतलब क्या कह रहा है? अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यानी पहले पॉइंट में कहा गया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसमें संशोधन में पहला पॉइंट यही लेते हैं कि परमाणु स्वयं, परमाणु स्वयं है ना, कई उपकणों से मिलकर बना होता है, होता है। पता है ना कौन कौन से होते हैं उपकरण? आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। यानी परमाणु के अंदर ये 3 मुख्य रूप से उपकरण है, लेकिन इसके अलावा और भी है जिसकी मात्रा परमाणु के अंदर बहुत ही सूक्ष्म होती है, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन। ये कुछ ऐसे कण होते हैं जो क्या है ना, इस परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समान। लेकिन उन कणों की संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए ज्यादा उसका मतलब विस्तार से अध्ययन नहीं दिया गया है ना। अब देखो आप, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, इसका संशोधन कर दिया। अब दूसरे पॉइंट क्या कहता है कि एक ही तत्व के परमाणु समान होने से उनके गुणों में समानता पाई जाती है। लेकिन संशोधन ये हुआ, आपने पढ़ा है समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में पढ़ा है ना। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक याद है? परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो एक ही तत्व के
परमाणुओं के गुणों में समानता। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। और यहां समस्थानिक आते ही, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक है? 3। पढ़े ना आपने? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो जैसे पहला है प्रोटियम, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, ठीक है, और तीसरा है ट्राइटियम। अब समस्थानिक का मतलब क्या होता है? इन तीनों के अंदर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, और जब द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या इसमें अलग अलग होगी, या हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो उसके गुणों में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। तो यहाँ ये पॉइंट जो है ना, कि एक ही तत्व के परमाणु समान होने से इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो इसका संशोधन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। किसके अंदर? समस्थानिक के अंदर, ठीक है। और तीसरा है, यहां से लो, कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन द्वारा परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी संशोधन है। इसमें संशोधन ये कहता है कि नाभिकीय विखंडन और संलयन, और नाभिकीय संलयन द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु में परिवर्तित होता है, परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब आप देखो, अब डाल्टन ने ये कहा कि हम रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के द्वारा परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये आज के समय में जब हम परमाणु बम की बात करते हैं या अणु बम की बात करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन क्रिया, नाभिक को तोड़ना, और नाभिकीय संलयन यानी परमाणुओं के नाभिकों को जोड़ना, तो ये प्रक्रियाएं संभव हुई है, और इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा परमाणु बन सकते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जैसे अब बोरॉन है या बेरिलियम है, तो बेरिलियम से जैसे मान लो हमने एल्यूमिनियम बना दिया, इस तरह से चेंज होते हैं। या आप रासायनिक क्रियाएं पढ़ोगे, मैं आपको परमाणु वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा ये नाभिकीय संलयन। जैसे हमने पढ़ा ना न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी, तो उसकी रिएक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा परमाणु था और बाद में वो किस परमाणु में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, जिसमें आप ये 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, और ये 1, 2 और ये मुख्य रूप से ये 3 संशोधन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लेने जा रहे हैं आगे इसके अंदर, वो है अवोगाद्रो परिकल्पना। ओके, चलिए अब हम लेते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना के बारे में। देखो, ये भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, अवोगाद्रो। अब जैसे नाम आता है ना, जैसे अपन अब 11वीं के अंदर आए हैं, तो जैसे मैंने भी आपको नाम बताया, तो आपके दिमाग में एक संख्या आएगी जिसका मान थोड़ा बहुत आएगा, आपके दिमाग में आएगा 6.023 या 22 ऐसे करके आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो पढ़ी हुई है मान, है ना। तो बस ये अवोगाद्रो संकल्पना हम ले रहे हैं अभी। संख्या याद होगी आपको, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, याद आया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये थी अवोगाद्रो संख्या। ये तो केवल संख्या थी जिसको अवोगाद्रो ने बताया था Na के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब ये परिकल्पना क्या थी, तो अपन को ये पूरी थ्योरी लेनी है इसमें, ठीक है। 2 उदाहरण भी लेंगे, हाँ, जल वाष्प के निर्माण की प्रक्रिया भी है इसके अंदर साथ में, ठीक है ना। तो चलो देखो,
आवोगाद्रो संकल्पना या परिकल्पना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो आवोगाद्रो ने कहा ये परिकल्पना मुख्य रूप से हम जैसे गैस के लिए ले रहे हैं, यहां पर इनकी जो परिकल्पना थी, तो पहले अपन इसकी परिभाषा ले लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा में ये आएगा, समान ताप और दाब पर, देखो पहले तो परिस्थिति बताई गई है, समान ताप एवं दाब पर, अब गैस ले रहे हैं भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भिन्न, देखो क्या कह रहा है, समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में, ठीक है, समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इस संख्या को क्या नाम दिया गया है, आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है, आवोगाद्रो संख्या। तो समान ताप और दाब की स्थिति जब आती है तो अलग अलग गैसें होती हैं, उन गैसों के समान आयतन की जब बात करते हैं तो समान आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है, और उसी संख्या को इन्होंने नाम दिया है आवोगाद्रो संख्या। और इस संख्या का मान, या हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या को n बड़ा a भी बड़ा है लेकिन यूं लिखते हैं, na द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 इस आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो ये आपको इसमें जनरली ध्यान में रखना है कि आवोगाद्रो परिकल्पना क्या है। आपको अगर सवाल पूछे तो आपको ये बताना है कि समान ताप एवं दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है, और इस संख्या को ही क्या नाम दिया गया है, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इससे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, Na के द्वारा, ये Na के द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका मान कितना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, तो ये अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसमें इन्होंने क्या कहा, चलो पहले स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो इन्होंने ये बताया कि हम गैस की जब बात करते हैं तो आयतन के हिसाब से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इनके द्वारा एक उदाहरण दिया गया था कि हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके और जल वाष्प का निर्माण करती है। देखो वहां भी वर्ड क्या दिया है, जल वाष्प के रूप में दर्शाया गया है
तो इसको अवोगाद्रो परिकल्पना से किस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, देखिए एक उदाहरण मैं यहां ले रहा हूं। देखो एग्जाम्पल है इसी के अंदर, जैसे पहला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों की क्रिया हुई और क्या बनी, जल वाष्प बनी, है ना। अब आप अभिक्रिया लिखोगे तो क्या लिखते हैं, H2 प्लस O2 क्या बना, H2। लेकिन ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जल के अणु के आगे 2 लिखते हैं। अब जल के अणु के आगे 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, यहां 2 है इधर 2, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। अब 4 हाइड्रोजन के लिए हम इधर हाइड्रोजन के आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये तो क्या है, सामान्य समीकरण है। अब आपको इसको अवोगाद्रो परिकल्पना के हिसाब से बताना है, तो देखो क्या लिखेंगे, यहां यूं लिखा जाएगा कि 2 आयतन, देखो अणु है ना, 2 अणु को 2 आयतन के रूप में दर्शाया। हाइड्रोजन कितनी है, 2 आयतन, ऑक्सीजन कितनी है, 1 आयतन। ठीक है, और यहां पर जल वाष्प कितनी आई, 2 आयतन के रूप में। किसके रूप में आई, 2 आयतन के रूप में, यानी इन 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलके और 2 आयतन किसका निर्माण करते हैं, जल का, ये जल वाष्प का निर्माण करते हैं। अब आप देखो ये लिया है हमने इसको किसके रूप में, आयतन के रूप में। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको अणु के रूप में। इसके कितने अणु हैं, 2 अणु, तो 2 अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का कितना है, 1 अणु, आपस में मिलके और कितने, 2 अणु किसका निर्माण करती है, जल वाष्प का। ये भी तो लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, अब आप इसको आधा करो। ठीक है, आधा कैसे होगा, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की जगह लिखते हैं 1 अणु, 1 अणु क्या लिया, हाइड्रोजन का, प्लस आधा अणु, आधा किया है ना हमने भाई, इधर 2 अणु थे, 2 अणु को हमने 1 अणु में बदला, और यहां 1 अणु था, इसको आधे अणु में। अणु को तोड़ सकते हो आप, लेकिन परमाणु को नहीं तोड़ सकते, है ना। अब ये मिलके और यहां 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 अणु, 2 की जगह क्या आया, 1 अणु। ठीक है, अब आप देखो, अब मजा आएगा यहां पे पॉइंट में, किसके रूप में लिखते हैं अपन, परमाणु के रूप में। किसके रूप में, परमाणु के। ये तो दोनों किसके रूप में आए, अणु के रूप में आए, ये आयतन के रूप में आया। ठीक है, देखो 1 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु, तो कितने लिखेंगे, 2 परमाणु, प्लस अब आधा अणु है, ऑक्सीजन को किसके रूप में लिखा हुआ है, O2 के रूप में लिखा हुआ है, तब 1 अणु था। अब आधा अणु का मतलब उसमें 1 परमाणु होगा, क्या होगा, 1 परमाणु, और इधर क्या आ जाएगा, 1। आप इसको परमाणु के रूप में नहीं लिख सकते, इसको अणु के रूप में ही लिखेंगे। अब देखो आप, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, अब वास्तव में वास्तविकता ये रहेगी, 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, प्लस 1 परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है,
एक, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये मिलके दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन, यूं लिख दो इसको लैंग्वेज में कि दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु कौन सा ऑक्सीजन मिलके एक अणु किसका निर्माण करते हैं, H2। देखो H2 आया, दो हाइड्रोजन थे हमारे पास और ऑक्सीजन कितना है, एक, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहां लिख रहा हूं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, वास्तव में क्या कहा, इनके द्वारा यही कहा गया कि आयतन संबंधी जब हम कोई भी बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया से जल वाष्प निर्माण की क्रिया। तो ये पहला एग्जांपल यही है, निर्माण इसका जल वाष्प निर्माण। तो देखो हमने समीकरण संतुलित किया, फिर इसको आयतन के रूप में लिया, तो आयतन के रूप में लेते हैं तो दो आयतन, एक आयतन और दो आयतन, क्योंकि अणु कितने, ये दो बने, फिर अणु के रूप में लिखा तो दो अणु हुए, दो लिखा हुआ है, इसका एक अणु आया, इसकी कितने आए, दो अणु आए, फिर हमने इसको अणु में विभाजित, आगे विभाजित किया तो ये कितने हैं, एक अणु, इसका आधा अणु हो जाएगा क्योंकि दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एक अणु का निर्माण करते हैं, तो एक ऑक्सीजन किसका निर्माण करेगी, एक परमाणु का। अब इसके हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, दो परमाणु, H2 के रूप में लिखते हैं, तो दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, H2O का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम अवोगाद्रो परिकल्पना के अंतर्गत लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो खुद करोगे, वो है H2 plus Cl2 और क्या बनता है 2HCl, इसी के रूप में लिखना है। अब इसमें कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले समीकरण लिखोगे, समीकरण मैंने हल कर दी, ठीक है, तो एक अणु दो अणु, फिर एक परमाणु एक अणु, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु एक क्लोरीन का परमाणु मिलके H plus Cl मिलके किसका निर्माण करते हैं, HCl का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से अवोगाद्रो परिकल्पना को दर्शाया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ा, डाल्टन परमाणु सिद्धांत और दूसरा अवोगाद्रो परिकल्पना क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु भार और अणु भार क्या होते हैं और उसको किस प्रकार से आगे प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अलावा इसमें छोटा सा एक पॉइंट है कि अवोगाद्रो परिकल्पना से अणु भार और वाष्प घनत्व में एक संबंध दिया गया है, तो वो एक सीधा बता देंगे कि वाष्प घनत्व और अणु भार में क्या संबंध होता है, उसको तो सीधा लिख देंगे एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।